हाँ तो स्टूडेंट्स, वापस से स्वागत है आपका शिवरानी के शॉर्ट्स में। और अब नया टॉपिक लाए हैं अपन, थोड़ा सिंथेसिस। ठीक है बेटा, थोड़ा सिंथेसिस थोड़ा सिंथेसिस की डेफिनेशन हम दो प्रकार से देखेंगे। तो देखिए, तो सबसे पहले थोड़ा सिंथेसिस इज ए प्रोसीजर टू रिमूव फ्लूइड फ्रॉम द स्पेस बिटवीन द लंग्स एंड द चेस्ट वॉल कॉल्ड द प्लूरल स्पेस। थोड़ा सिंथेसिस लंग्स तथा चेस्ट वॉल के बीच में जो भरे हुए फ्लूइड को निकालने का प्रोसीजर होता है, थोड़ा सिंथेसिस कहलाता है। और यह फ्लूइड जिस गैप या स्पेस में भरा हुआ होता है, तो उस गैप को कहते हैं प्लूरल स्पेस। क्या कहते हैं? प्लूरल स्पेस कहते हैं। नेक्स्ट डेफिनेशन देखिए, Photosynthesis is a procedure that removes an abnormal accumulation of fluid or air from the chest through a needle or tube। बताओ, सेकेंड डेफिनेशन कहती है अपनी, थोरासिंथेसिस वह प्रोसीजर है जो निडल व ट्यूब की सहायता से लंग्स व चेस्ट वॉल, जिसे अपन ने क्या कहा है? प्लूरल स्पेस। तो लंग्स व चेस्ट वॉल में जो एबनॉर्मल भरे हुए एयर या फ्लूइड को बाहर निकालने का प्रोसीजर क्या कहलाता है? थोड़ा सिंथेसिस। नेक्स्ट आता है बेटा अपने इसके पर्पज। तो पर्पज देखिए, पर्पज का मतलब होता है अपन किन किन कारणों में थोड़ा सिंथेसिस करते हैं। तो सबसे पहले, टू डिटरमाइन द कॉज ऑफ एबनॉर्मल एक्यूमुलेशन ऑफ फ्लूइड इन द प्लूरल स्पेस। तो सबसे पहला है अपने कि प्लूरल स्पेस में जो फ्लूइड एक्यूमुलेट हुआ है या भरा हुआ है, तो वह क्यों एक्यूमुलेट हुआ है, इसका कारण पता करने के लिए। क्योंकि जब तक कोई कॉज नहीं होगा तब तक अपन कैसे बीमारी का इलाज कर देंगे। तो इसलिए कभी कभी कॉज का पता करने के लिए भी क्या करते हैं अपन? थोड़ा सिंथेसिस का प्रोसीजर करते हैं। नेक्स्ट है अपने रिलीव शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ एंड पेन। मतलब प्लूरल स्पेस में जो फ्लूइड एक्यूमुलेट हुआ है, तो उसके कारण ब्रीदिंग कम आ रही होती है। ठीक है, तो ब्रीदिंग में जो दर्द हो रहा था उसमें आराम पहुंचाने के लिए भी क्या करते हैं? थोड़ा सिंथेसिस का प्रोसीजर करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप ने एज ए डायग्नोस्टिक और ट्रीटमेंट प्रोसीजर। मतलब ट्रीटमेंट तथा डायग्नोस्टिक प्रोसीजर में के लिए भी किया जाता है, क्योंकि जब तक फ्लूइड को बाहर निकालकर जांच के लिए नहीं भेजेंगे तब तक कॉज का भी पता नहीं चल सकता, ट्रीटमेंट भी नहीं कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है टू ड्रेन लार्ज अमाउंट ऑफ प्लूरल फ्लूइड। इसका मतलब है बेटा, यदि ज्यादा अमाउंट में प्लूरल स्पेस में फ्लूइड एक्यूमुलेट हो गया, ठीक है, तो उसे भी बाहर निकालने के लिए क्या किया जाता है? थोड़ा सिंथेसिस प्रोसीजर किया जाता है। नेक्स्ट है टू इक्वलाइज प्रेशर ऑन बोथ साइड्स ऑफ द थोरेसिक कैविटी। चेस्ट की जो कैविटी होती है राइट एंड लेफ्ट पार्ट की, ठीक है, तो उसे क्या कहेंगे? थोरेसिक कैविटी कहेंगे। तो प्लूरल स्पेस में फ्लूइड एक्यूमुलेट होने के कारण वहां दोनों साइड पर प्रेशर क्या हो जाता है? बराबर नहीं होता है। तो उस प्रेशर को बराबर करने के लिए भी क्या करते हैं अपन? थोड़ा सिंथेसिस करते हैं। ठीक है, थोड़ा सिंथेसिस करते हैं तो क्योंकि जो वो फ्लूइड भरा होता है, तो उस फ्लूइड भरने की कंडीशन कहलाएगी अपने न्यूमोथोरेक्स। क्या कहलाएगी बेटा? न्यूमोथोरेक्स। तो उस दोनों साइड के जो लंग्स होते हैं वो साइज में क्या हो जाता है? जिस साइड थोरासिंथेसिस करते हैं अपन, या जिस साइड प्लूरल स्पेस में फ्लूइड एक्यूमुलेट हो जाता है, उस साइड का लंग्स साइज में छोटा हो जाता है। ठीक है, तो इस कारण से जो थोरेसिक कैविटी होती है उसमें प्रेशर प्रॉपर बराबर नहीं रह पाता है। तो उस प्रेशर को कम करने के लिए भी, दोनों साइड के प्रेशर को बराबर करने के लिए क्या किया जाता है? थोरासिंथेसिस का प्रोसीजर किया जाता है। ठीक है, अब बेटा नेक्स्ट है इंडिकेशन। ठीक है, इंडिकेशन का मतलब होता है कि अपन थोरासिंथेसिस कब कब करेंगे। भाई बीमारी तो होगी, ठीक है, लेवल स्पेस में फ्लूइड भरा हुआ है, तो अपन किस किस कंडीशन में, ठीक है, थोरासिंथेसिस करेंगे। तो सबसे पहले आता है अपने
ट्रोमेटिक न्यूमोथोरेक्स। ट्रोमेटिक न्यूमोथोरेक्स बेटा जैसे कोई चोट लग गई, किसी चोट की वजह से, किसी दुर्घटना की वजह से प्लूरल स्पेस में रेस्पिरेशन के साथ एयर भर जाती है या फ्लूइड एक्यूमुलेट हो जाता है, ठीक है, तो वह कंडीशन कहलाएगी बेटा ट्रोमेटिक न्यूमोथोरेक्स। बेटा न्यूमोथोरेक्स का मतलब होता है लंग्स के प्लूरल स्पेस में एयर या फ्लूइड का एक्यूमुलेट होना, क्या कहलाएगा? न्यूमोथोरेक्स, ठीक है। हाँ, तो यह कंडीशन 3 प्रकार से होती है न्यूमोथोरेक्स की, ठीक है। सबसे पहली कंडीशन है, आपको बता दूं, सबसे पहले कंडीशन अपने न्यूमोथोरेक्स। न्यूमोथोरेक्स की डेफिनेशन लिख लो बेटा। वह कंडीशन जिसमें प्लूरल स्पेस में केवल एयर फील होती है, ठीक है। क्या? वह कंडीशन जिसमें प्लूरल स्पेस में केवल एयर फील होती है, उस कंडीशन को क्या कहेंगे? न्यूमोथोरेक्स। सेकंड कंडीशन है हीमोथोरेक्स, ठीक है। हीमोथोरेक्स, हीमोथोरेक्स का मतलब होता है बेटा प्लूरल स्पेस होता है, ठीक है, प्लूरल स्पेस में ब्लड का फील होना, क्या कहलाएगा? हीमोथोरेक्स। हीम का मतलब होता है बेटा यहाँ पे ब्लड, ठीक है। थोरेक्स का मतलब थोरेसिक कैविटी। तो प्लूरल स्पेस में ब्लड का फील होना क्या कहलाएगा? हीमोथोरेक्स। नेक्स्ट है हीमो न्यूमोथोरेक्स। ध्यान से सुनना, हीमो न्यूमोथोरेक्स। हीमो न्यूमोथोरेक्स वह कंडीशन है जिसमें प्लूरल स्पेस में ब्लड तो फील ही होता है, लेकिन ब्लड के साथ साथ एयर भी फील हो जाती है, तो उस कंडीशन को क्या कहेंगे? हीमो न्यूमोथोरेक्स, ठीक है। नेक्स्ट कंडीशन आती है अपने स्पॉन्टेनियस न्यूमोथोरेक्स। स्पॉन्टेनियस न्यूमोथोरेक्स का देखो, स्पॉन्टेनियस न्यूमोथोरेक्स का मतलब होता है एबनॉर्मल एयर फील हो जाती है प्लूरल स्पेस में, ठीक है। तो यह 2 प्रकार से होती है। तो फर्स्ट है प्राइमरी स्पॉन्टेनियस न्यूमोथोरेक्स, सेकंड है अपने सेकेंडरी स्पॉन्टेनियस न्यूमोथोरेक्स। तो सबसे पहले है प्राइमरी स्पॉन्टेनियस न्यूमोथोरेक्स। तो इस प्रकार के न्यूमोथोरेक्स में पैथोजेनिक कोज नहीं होता है। पैथोजेनिक कोज का मतलब होता है बेटा कोई ना कोई डिजीज के कारण तो नहीं हुआ है, कोई ना कोई बैक्टीरिया इन्फेक्शन, वायरल इन्फेक्शन के कारण तो नहीं हुआ है, तो उसे कहते हैं पैथोजेनिक कोज। तो यह प्राइमरी जो स्पॉन्टेनियस न्यूमोथोरेक्स होता है, ये किसी न किसी कोज के कारण नहीं होता है, इसके कोज अननोन होता है, ठीक है। सॉरी, कोज इसका कोज अननोन, सॉरी, पैथोजेनिक कोज नहीं होता है, अननोन, नोन तो होता है लेकिन पैथोजेनिक कोज नहीं होता है। यह किसी न किसी एक्सीडेंटल या ट्रोमेटिक कंडीशन के कारण होता है। सेकंड आता है बेटा अपने सेकेंडरी स्पॉन्टेनियस न्यूमोथोरेक्स। सेकेंडरी स्पॉन्टेनियस न्यूमोथोरेक्स कंडीशन वो होती है जिसमें पैथोजेनिक कोज होता है। पैथोजेनिक कोज जैसे टीबी बैक्टीरिया हो गया, सीओपीडी हो गया, कोरोनरी ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज, जो क्रोनिक धीरे धीरे करके पल्मोनरी को खराब, सॉरी, पल्मोनरी को नुकसान पहुंचाता है, तो वह डिजीज क्या कहलाती है? सीओपीडी, जैसे अस्थमा वगैरह, ठीक है। नेक्स्ट कंडीशन है अपने जिसमें अपन न्यूमोथोरेक्स करते हैं ब्रोंको प्लूरल फिस्टुला। कौन सी? ब्रोंकल प्लूरल फिस्टुला। तो बेटा जो ब्रोंकल ट्री होता है, ब्रोंकल ट्री होता है जो ब्रोंकस ट्रेकिया से जो बढ़ता है दोनों लंग्स में, राइट एंड लेफ्ट लंग में, ब्रोंकल ट्री कहलाएगा, ठीक है। उस ट्रीज के आगे ब्रोंक्योल आएगा, फिर ब्रोंक्योल्स आएगा, ठीक है। तो ऐसे ब्रोंकाई ट्री होता है। तो ब्रोंकाई ट्री एंड प्लूरल स्पेस के बीच जो आपसी कनेक्शन होता है, ठीक है, तो उस कंडीशन को कहेंगे ब्रोंको प्लूरल फिस्टुला।
ऐसी कंडीशन अधिकतर जब होती है जब ड्रेनेज प्रोसीजर अच्छे से कंप्लीट नहीं होता है। जैसे थोरासिंथेसिस भी क्या है, एक ड्रेनेज प्रोसीजर है, ठीक है। तो ड्रेनेज प्रोसीजर में कोई ना कोई कमी रहने के कारण क्या होता है, ब्रोंकियो प्लूरल फिस्टुला, ठीक है। तथा कभी कभी डिजीज के कारण भी ऐसा हो जाता है, ठीक है। जैसे किसी डिजीज के कारण प्लूरल इफ्यूजन हुआ तो विसरल प्लूरा लेयर बिल्कुल कमजोर हो जाती है। विसरल प्लूरा लेयर आप जानते ही हो, लंग्स दो लेयर से लंग्स की दो लेयर होती है, विसरल प्लूरा लेयर और पेराइटल प्लूरा लेयर। तो इसमें विसरल प्लूरा जो विसरल प्लूरा लेयर होती है ये बिल्कुल महीन हो जाती है, बिल्कुल कमजोर हो जाती है। और पेराइटल प्लूरा लेयर थोरेक्स की कैविटी बनाती है साथ में, ठीक है। तो उस कारण से भी क्या होता है, ब्रोंकियो प्लूरल फिस्टुला होता है। तो ये भी कई कंडीशनों में होता है, जैसे टीबी हुआ और सीओपीडी में, ठीक है। नेक्स्ट अपने प्लूरल इफ्यूजन। प्लूरल इफ्यूजन कहते हैं बेटाओ किसी ट्रोमेटिक या पैथोजेनिक के कारण पेराइटल एंड विसरल प्लूरा के बीच का जो स्पेस होता है वो प्लूरल स्पेस कहलाता है। प्लूरल स्पेस के बीच में कोई ना कोई फ्लूइड एयर का भर जाना क्या कहलाएगा बेटाओ, प्लूरल इफ्यूजन। क्या कहलाएगा, प्लूरल इफ्यूजन कहलाएगा। तो इन सभी के कारण जो इंडिकेशंस बताए गए हैं अपन ने, तो इन सभी इंडिकेशंस के कारण क्या किया जाता है, थोरासिंथेसिस प्रोसीजर किया जाता है। क्यों किया जाता है, इसमें से प्लूरल स्पेस में से एयर और फ्लूइड को बाहर निकाला जाता है। नेक्स्ट अपने कॉन्ट्रा इंडिकेशन। कॉन्ट्रा इंडिकेशन का मतलब होता है कि किन किन लोगों के अपन थोरासिंथेसिस नहीं कर सकते, ठीक है। तो सबसे पहले आता है अपने एन अनकोऑपरेटिव पेशेंट, ठीक है। अनकोऑपरेटिव पेशेंट वो है जो पेशेंट थोरासिंथेसिस करने के लिए सेल्फ ही मना कर दे कि मुझे नहीं करवाना, या फिर कोऑपरेट करने के लिए मना कर दे, तो ऐसे पेशेंटों के भी क्या नहीं करना, थोरासिंथेसिस नहीं करना है, ठीक है। नेक्स्ट है अपने कोगुलेशन डिसऑर्डर। कोगुलेशन डिसऑर्डर्स जिनके हो, मतलब जिनके ब्लड जम जाता हो, तो ऐसी कंडीशंस वालों के भी क्या नहीं करना, अपन को थोरासिंथेसिस नहीं करना है बेटा। कोगुलेशन डिसऑर्डर वो होता है, मतलब ब्लड क्लॉट की समस्या होती है इसमें, ठीक है। ब्लड अधिक जमता है उनके, तो ऐसी कंडीशन उन कारणों में होती है जिनमें फैक्टर 8 और फैक्टर 9 अच्छे से काम नहीं करते, या फिर फैक्टर 8 या फैक्टर 9 की डिजीज होती है। ये बेटा हीमोफीलिया ए और हीमोफीलिया बी की एक डिजीज है जिसे क्रिसमस डिजीज भी कहा जाता है, ठीक है। और एक कंडीशन और होती है इसमें, वोन विलब्रेंड डिजीज। वोल विलब्रेंड डिजीज वो होती है जिस डिजीज में फैक्टर 8 की एक्टिविटी के साथ साथ प्लेटलेट्स भी कम हो जाती है, ठीक है। उसे क्या कहेंगे, वोन विलब्रेंड डिजीज, ठीक है। ये दो प्रकार की डिजीज है, एक तो क्रिसमस डिजीज हो गई जिसमें फैक्टर 8 और फैक्टर 9 वर्क प्रॉपर रूप से नहीं करते, जिसे हीमोफीलिया ए और हीमोफीलिया बी डिजीज के नाम से भी जाना जाता है। सेकंड है अपने वोल विलब्रेंड डिजीज, जिसमें क्या होता है, फैक्टर 8 के साथ साथ प्लेटलेट्स का भी समस्या आती है, ठीक है। नेक्स्ट है बेटाओ एटिलेक्टेसिस। एटिलेक्टेसिस का मतलब होता है बेटाओ लंग्स की किसी न किसी कारण से कोलेप्स हो जाते हैं, सॉरी लंग्स किसी न किसी कारण से क्या होते हैं, कोलेप्स हो जाते हैं। कोलेप्स कहते हैं बेटा सिकुड़ जाते हैं लंग्स, ठीक है। या तो कोई ना कोई डिजीज हो गई हो, या स्मोकिंग करता हो, या अन्य कोई कारण होता हो, ठीक है। या फिर नेक्स्ट है अपने ओनली वन फंक्शनिंग लंग, मतलब किसी न किसी पेशेंट के कोई एक ही लंग काम करता हो, तो उस कंडीशन में भी अपन को क्या नहीं करना है, थोरासिंथेसिस नहीं करना है। नेक्स्ट है किसी पेशेंट के एम्फाइसेमा हो रखा हो, ठीक है। एम्फाइसेमा का मतलब होता है बेटा जो पल्मोनरी में जो एल्वोलाइज के सेक होती है, एल्वोलाइज की सेक अपने आयतन में बड़ी हो जाती है। बड़ी होने के कारण जो एयर आती है
और एयर निकलती है वो लंबे समय में निकलती है, जो कंटिन्यू निकलनी चाहिए वो टाइम लेके निकलती है। ठीक है, तो ऐसे पेशेंटों के अस्थमा भी ज्यादा होता है। ठीक है, तो जैसे इनहेल और एक्सहेल में क्या होता है, टाइम ज्यादा लगता है। तो इस कंडीशन में वालों को, पेशेंटों को क्या कहते हैं, एम्फाइसीमा। ठीक है, नेक्स्ट है सीवियर कफ और हाइकप्स। सीवियर कफ का और हाइकप्स का मतलब होता है बेटो, जिनके खांसी बहुत अधिक चल रही हो, या फिर हिचकिया लेने में परेशानी हो। हिचकिया जानते हो आप, बार बार ऑब्स्ट्रक्शन आता है सांस लेने में। ठीक है, तो थोरासिंथेसिस प्रोसीजर करते समय ये भी ध्यान रखना है पेशेंट के ज्यादा कफ नहीं आ रहा हो, या फिर हाई कप्स की प्रॉब्लम हो, तो ऐसे पेशेंटों के भी थोरासिंथेसिस करना बिल्कुल, थोरासिंथेसिस बिल्कुल नहीं करना है। ठीक है, नेक्स्ट आता है अपने कॉम्प्लिकेशंस, मतलब थोरासिंथेसिस करने के बाद क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस पेशेंट को हो सकती है। तो पल्मोनरी एडिमा, पल्मोनरी एडिमा का मतलब होता है बेटो, पल्मोनरी जो लंग्स होते हैं उनमें सूजन आने का चांसेस बढ़ जाता है। नेक्स्ट, ब्लीडिंग ज्यादा हो सकती है। नेक्स्ट, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस हो सकता है। रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस का मतलब होता है रेस्पिरेशन, लंबी लंबी सांसें ले सकता है या फिर सांस में दिक्कत आ सकती है। नेक्स्ट है एयर एम्बोलिज्म। एयर एम्बोलिज्म का मतलब होता है बेटा, जैसे अपन कर रहे हैं थोरासिंथेसिस, थोरासिंथेसिस करने में अपन को निडल का और कैथेटर का प्रयोग करना है, ट्यूब का प्रयोग करना है। तो उस कंडीशन के कारण वहां पे छिद्र होगा, छिद्र होने के कारण वहां पे एयर भी जा सकती है। तो वह एयर के कारण ब्लड सप्लाई में जो प्रॉब्लम आती है, उस प्रॉब्लम को कहेंगे एयर एम्बोलिज्म। ठीक है, नेक्स्ट, डिस्पनिया एंड कफ, मतलब सांस लेने में दिक्कत और कफ की भी दिक्कत आ सकती है। नेक्स्ट है कार्डियक टेम्पोनेंट। कार्डियक टेम्पोनेंट का मतलब होता है बेटा, जो मायोकार्डियम लेयर और पेरिकार्डियम लेयर होता है, उन दोनों लेयर्स के बीच में, बेटा ये कार्डियक की लेयर होती है। ठीक है, तो मायोकार्डियम लेयर और पेरिकार्डियम लेयर, इन दोनों लेयर्स के बीच में फ्लूइड का एक्यूमुलेट होना, मतलब फ्लूइड का भर जाना, क्या कहलाता है, कार्डियक टेम्पोनेंट। ठीक है, नेक्स्ट है एटलेक्टेसिस। एटलेटिस का मतलब मैंने बताया, ये भी लंग्स कोलेप्स हो जाने के कारण लंग्स भी अब आते कोलेप्स हैं अपन हो सकते हैं। ठीक है, तो ये कॉम्प्लिकेशन और है। प्रोसीजर के पहले अपन को क्या करना है, तो पेशेंट को एक्सप्लेन करना है प्रोसीजर के बारे में। तो देखिए, एक्सप्लेन द प्रोसीजर, रिस्क, बेनिफिट एंड स्टेप ऑफ द प्रोसीजर एंड ऑब्टेन कंसेंट फ्रॉम द पेशेंट और एप्रोप्रिएट लीगल डिजाइन। ठीक है, अपन को पेशेंट को प्रपोज समझाना है, रिस्क बेनिफिट्स बताने हैं और प्रोसीजर के स्टेप बाय स्टेप बताने हैं, जिससे पेशेंट को भी कंसल्ट हो सके, और उसके लीगल डिजाइन, जो लीगल डॉक्यूमेंटेशन है, वो भी अपन को पूरा करना है। जिससे क्या होगा, रेशनल क्या निकलता है इसका, अपन को पेशेंट को प्रोसीजर के बारे में भी पता होगा, जिससे अपन का वो साथ दे सके और एंजाइटी से दूर हो सके, मतलब उसको एंजाइटी नहीं होगी। नेक्स्ट है टू मेडिकल हिस्ट्री सच एज, मतलब उसकी मेडिकल हिस्ट्री लेनी है, जैसे ट्रबल इन ब्रीदिंग, कफिंग एंड हाइकअप्स, अगर वो ब्रीदिंग से, कफिंग से और हाइकअप से, मतलब हिचकियों से परेशान हो। ठीक है, तब हार्ट डिजीज, मतलब उसको हार्ट डिजीज, कोई ना कोई हार्ट डिजीज हो रखी हो, स्मोक करता हो, ट्रेवल टू पैलेस वेयर में हैव बीन एक्सपोज टू ट्यूबरकुलोसिस, ऐसी जगह से आया हो जहां पे ट्यूबरकुलोसिस का ज्यादा खतरा होता है। ठीक है, इससे रेशनल क्या निकलेगा, अपन को जो भी प्रोसीजर के दौरान एबनॉर्मलिटीज आएगी उसका अपन को पता हो सके। नेक्स्ट है अपन को प्रोसीजर के दौरान अपन को कौन कौन से इक्विपमेंट चाहिए। इसमें चाहिए अपन को ड्रेसिंग सेट, जिससे अपन प्रोसीजर के बाद में ड्रेसिंग कर सके। एब्राम निडल्स चाहिए, जो अपन मैं प्रोसीजर में आपको बता दूंगा अभी। ठीक है, एक निडल होती है बड़ी, जो अपन को थोरासिंथेसिस करने में हेल्प करती है। कनेक्टिंग ट्यूब चाहिए फ्लूइड को बोतल तक पहुंचाने के लिए। सिरिंज चाहिए 50 ml की सक्शन एस्पायरेट करने के लिए, और 5 ml की चाहिए अपन को एनेस्थेटिक लगाने के लिए। स्काल्पल ब्लेड चाहिए कट लगाने के लिए, निडल चाहिए। ठीक है, स्टेराइल ग्लव्स चाहिए, मास्क है, पोविडिन एल्कोहल है, लोकल एनेस्थेटिक है जिससे सुन करने के लिए, एनेस्थेसिया का देने के लिए चाहिए। फॉर्मेलिन बोतल चाहिए अपन को, यूरिन की बोतल चाहिए 2, सीएस बोतल का मतलब होता है बेटा
सैंपल कलेक्शन की जो बोतल होती है वह बोतल चाहिए अपन को। 3 वे स्टॉप कॉक चाहिए। फेनेस्ट्रेट टॉवल चाहिए जिसे ड्रेपिंग कर सके, और जग चाहिए। नेक्स्ट आता है अपने चेक प्लेटलेट्स काउंट। उसके प्लेटलेट काउंट भी अपन को पता होना चाहिए, या फिर जिससे उसको कोगुलोपैथी तो नहीं है, मतलब उसके प्लेटलेट्स जमती तो नहीं है, या जमने का कोई को फैक्टर तो नहीं है। इफ प्लेटलेट्स काउंट अगर 20,000 उसके अगर प्लेटलेट्स काउंट आ रही है, ठीक है, तो उसको प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन करवाएं, या जो भी अदर इंटरवेंशंस होते हैं वो उसको दें, जिससे क्या होगा, जो प्रोसीजर के दौरान ब्लीडिंग की कॉम्प्लिकेशंस आएगी उससे प्रिवेंशन दे सकें। नेक्स्ट है प्लेस पेशेंट अपराइट कार्डियक पोजीशन एंड हेल्प पेशेंट मेंटेन पोजीशन ड्यूरिंग प्रोसीजर। मतलब पेशेंट को अपराइट पोजीशन देनी है, जिससे उसका डायफ्राम भी डिपेंडेंट हो सके और फ्लूइड को ज़्यादा से ज़्यादा चेस्ट की जो वाल होती है उससे आराम से निकाल सके। नेक्स्ट है एक्सप्लेन डेट ही या शी विल रिसीव ए लोकल एनेस्थेटिक। जो लोकल एनेस्थेटिक आप दे रहे हो उसके बारे में एक्सप्लेन करेंगे, क्योंकि जिससे प्रोसीजर के दौरान जो पेन होगा वह कम हो सके। नेक्स्ट है क्लीन पेशेंट स्किन विद एंटीसेप्टिक सोप। एंटीसेप्टिक सोप से पेशेंट की स्किन को क्लीन करेंगे या एल्कोहल सोप से क्लीन करेंगे, जिससे क्या होगा, इन्फेक्शन से बचाया जा सके और एसेप्टिक टेक्निक भी यूज हो सके। नेक्स्ट है प्रोसीजर। तो किस प्रकार से अपन ये प्रोसीजर को करेंगे, तो देखिए सबसे पहले अपन को करना पड़ता है पाल्पेशन। ठीक है, क्या करना पड़ता है, पाल्पेशन, जो कि आप देख रहे हो वीडियो में पाल्पेशन चल रहा है। ये पाल्पेशन एक्सरे की जो ग्राफी होती है अपन को उसको देख के करना होता है। ठीक है, पाल्पेशन जगह जगह देख के एक हाथ रख के ऊपर से उंगली से टैपिंग करके पाल्पेट करते हैं, और जहाँ डब डब की आवाज़ है, जैसे कोई फ्लूइड होता है या ड्रम में कोई पानी भरा होता है, जैसे आवाज़ आती है वैसी की वैसी आवाज़ वहाँ से आने लगती है, तो वह पाल्पेट का तरीका हो गया। फिर पाल्पेट करने के बाद आप देख रहे हो एक पॉइंट लगाया है, और पॉइंट लगाने के बाद क्या किया है, वहाँ पे अपन ने स्टलाइज किया है उस जगह को फॉर्मेलिन से और एल्कोहल स्वेब से क्या किया है अपन ने, स्टलाइज किया है। स्टलाइज का तरीका सेम रहेगा, राउंड टू राउंड बाहर की ओर बैकवर्ड राउंड टू राउंड करेंगे। फिर उसके बाद करेंगे ड्रेपिंग। ड्रेपिंग का मतलब होता है बेटा, जो एरिया अपन ने चूज़ किया है उसके अलावा जो बाकी का एरिया है उसको पूरे को कवर कर देंगे किसी न किसी टेप के द्वारा या कपड़े के द्वारा। ठीक है, फिर आर्टिकल्स को तैयार करेंगे। आर्टिकल्स को तैयार करने के बाद क्या करेंगे अपन, एनेस्थीसिया देंगे। एनेस्थीसिया होता है बेटा किसी भी जगह को सुन्न करने के लिए, एनेस्थेटिक करने के लिए जो चीज़ दी जाती है वह एनेस्थीसिया कहलाती है। यहाँ पे अपन दे रहे हैं लिग्नोकेन। ठीक है, लिग्नोकेन इंजेक्शन आता है 2% आता है, जिसमें जाइलोकेन ब्रांड आता है। ठीक है, वो देते हैं। अब इस इंजेक्शन को देने के लिए 24 नंबर की निडल या 22 नंबर 24 गेज निडल या 22 गेज निडल का उपयोग करेंगे सिरिंज से। लिग्नोकेन बनने के बाद, एनेस्थीसिया बनने के बाद क्या करेंगे, उसमें धीरे धीरे पहले तो लेयर को एनेस्थेटिक करेंगे, फिर लेयर को एनेस्थेटिक करने के बाद धीरे धीरे अंदर की ओर एनेस्थेटिक करेंगे और एनेस्थीसिया लगा देंगे। आप देख रहे हो वीडियो में, ये देखिए। ठीक है, ये एनेस्थीसिया कर चुके हैं। फिर इसमें डालेंगे निडल। इसमें एक बड़ी निडल आती है, ठीक है, जिसे अब्राहम निडल के नाम से भी जाना जाता है। वो अब्राहम निडल अपन उसके अंदर पुश करेंगे और वहाँ पे एरिया पता करेंगे कि उसी जगह अपन को प्लूरल इफ्यूजन के प्रोसीजर तो थोड़ा प्लूरल इफ्यूजन को निकालने के लिए थोड़ा सेंटेसिस का प्रोसीजर करेंगे। ठीक है, आप देख रहे हो, ये देखिए वी निडल डाल रहे हैं इसमें।
इसमें फ्लूइड लेने की कोशिश कर रहे हैं कि कहाँ से फ्लूइड इसमें आएगा। देखिए अब ये यहाँ पे फ्लूइड आ गया, ठीक है, तो यहाँ से थोड़ा सिंथेसिस होगा, ठीक है। अब जो ये सैंपल इन्होंने लिया है, ठीक है, प्रोसीजर में जो सैंपल ले रहे हैं, इस सैंपल को लेबोरेटरी में भेजेंगे और कोज का या पैथोजेनिक का पता करेंगे। कोज या पैथोजेनिक का पता करने के बाद उस डिजीज़ का इलाज भी होगा, ठीक है। ये तो हो गया कि भाई यहाँ पे अपन को क्या करना है, थोड़ा सिंथेसिस करना है। अब इसमें डालेंगे कैथेटर, ठीक है, कैथेटर इंसर्शन करेंगे। ये थोड़ा सिंथेसिस का कैथेटर आता है एक अलग से, ठीक है। इस कैथेटर को इंसर्ट करेंगे। इंसर्ट करने के लिए इसमें एक निडल आती है, ठीक है, क्योंकि उसी से अपन इसको होल करेंगे, ठीक है। ऐसे करके इसमें आप देख रहे हो कैथेटर को अंदर डाल रहे हैं, ठीक है। कैथेटर डाल दिया, इसमें से फ्लूइड बाहर आने लग गया, ठीक है, देख रहे हो फ्लूइड बाहर आने लग गया। अब फ्लूइड ये बाहर आएगा। अब इसमें एक 3 वे कैनुला लग रहा है, आप देख रहे हो, ठीक है, 3 वे कैनुला लग रहा है, या साथ में एक ट्यूब लगी हुई है। इस कैनुले से कैनुला ओनली वाल्व होता है इसमें, कैनुले की जगह ओनली एक वाल्व होता है, ठीक है। तो वहाँ से अब ये निडल अंदर गई कैथेटर, कैथेटर के अंदर जाने के बाद निडल को क्या कर लेंगे, बाहर निकाल लेंगे, निडल को बाहर निकाल लेंगे, ठीक है। ये कैथेटर अंदर जा चुका है, ये देखिए, ठीक है। यहाँ पे जो फ्लूइड था वो निकाल लिया है, ठीक है। ये अपना हो गया एक्सरे के द्वारा किया गया प्लूरल इफ्यूजन, ठीक है। अब ये इसमें फ्लूइड पूरा बाहर निकाल लेंगे, ये ऐसे करके ये निकाल लेंगे फ्लूइड को बाहर। ये ओनली क्या किया है अपन ने, किसके द्वारा किया है, एक्सरे को देख करके पाल्पेशन किया है। किसको देख के, एक्सरे को देख के पाल्पेशन किया है। उसके बाद अपन ने थोड़ा सिंथेसिस किया है, फिर जाके क्या किया है, इसमें प्लूरल इफ्यूजन के फ्लूइड को बाहर निकाला है, ठीक है। अब ये इवेक्यूलेट कंटेनर में ले लेंगे और इनको जांच के लिए भेज देंगे। अब इनको जांच के बाद पैथोजेनिक का पता लगा लेंगे, ठीक है, और इलाज स्टार्ट कर देंगे कि अपन का इनमें कौन सा कोज है, ठीक है। ये हो गया अपने थोरासिंथेसिस का प्रोसीजर विद एक्सरे, ठीक है। सोनोग्राफी का प्रोसीजर करने के लिए सोनोग्राफी मशीन जहाँ थोरासिंथेसिस करते हैं तो उस बेड के पास रखी हुई होनी चाहिए, ठीक है। अब पेशेंट को उसी पोजीशन में, सिटिंग पोजीशन में बिठा के रखते हैं और सोनोग्राफी करते हैं प्लूरल इफ्यूजन का, ठीक है। आप जैसा वीडियो में देख रहे हैं सोनोग्राफी चल रही है, ठीक है। सोनोग्राफी कंटिन्यू पूरे एरिए को देख के और सोनोग्राफी को करते हैं, ठीक है। जैसे आप वीडियो में देख रहे हो, देखो ये सोनोग्राफी चल रही है, ये देख रहे हो मॉनिटर, कार्डियक मॉनिटर पे दिख रहा है आपको, देखिए, ठीक है। जो नीचे वाला है, ये नीचे वाला फ्लूइड है, और ऊपर जो दिखाई दे रहा है वो है लंग्स कहाँ से स्टार्ट है, ठीक है। सोनोग्राफी और एक्सरे में बेटा दो अंतर है। एक्सरे में जो फ्लूइड दिखेगा वो अपन को वाइट दिखेगा, और जो सोनोग्राफी में फ्लूइड दिखेगा वो ब्लैक दिखेगा, ठीक है। ये लगा दिया इन्होंने ऊपर की तरफ निशान के, लंग्स यहाँ से स्टार्ट है, और नीचे अब नीचे का पॉइंट लगा के और क्या किया इन्होंने, स्टेलाइज कर दिया, जगह को डिसइंफेक्टेंट कर दिया, ठीक है। डिसइंफेक्टेंट करने के लिए तरीका वही रहेगा, एल्कोहल स्वेब से टिप से राउंड टू राउंड बाहर की ओर करेंगे, फिर उसके ऊपर ड्रेपिंग करेंगे। ड्रेपिंग या तो टेप की या फिर किसी न किसी कपड़े की, ठीक है। कपड़ा भी स्टेलाइज होना चाहिए, ठीक है। ड्रेपिंग करने के बाद यहाँ पे एक सीजर लेंगे, ठीक है। यहाँ पे एक सीजर लेंगे, देख रहे हो आप। पहले तो ये कैथेटर को तैयार कर रहे हैं,
कैथेटर को तैयार करने। देखो ये नीडल डाल दी, क्योंकि नीडल के बिना कैथेटर अंदर जा ही नहीं सकता, क्योंकि प्लास्टिक का कैथेटर होता है, कैथेटर बाहर रह जाएगा, इसलिए उसमें नीडल का सहारा लेना पड़ता है। ये सिरिंज के साथ अटैच कर दिया और इसमें वाल्व भी लगा दिया है। ठीक है, अब सबसे पहले क्या करेंगे, एनेस्थेटिक का प्रोसीजर वही रहेगा। पहले स्किन को एनेस्थेटिक करेंगे, फिर अंदर की ओर एनेस्थेटिक करते हुए जाएंगे। ये देखिए, ये एनेस्थीसिया चल रहा है। ठीक है, जिसे आप शून्य करना बोलते हो। ये पहले देखना पड़ता है, पीछे खींचना पड़ता है कि भाई किसी आर्टरी या वेन में तो निडल नहीं गई है, क्योंकि अगर आर्टरी और वेन में निडल चली जाती है तो उसमें इंजेक्शन नहीं लगा सकते हैं। ठीक है, तो पहले चेक करते हैं, पीछे खींच के एयर बबल्स लेते हैं और इंजेक्शन लगाते हैं। ये देखिए, पीछे खींच रहे हैं और फिर लगा रहे हैं। ठीक है, पीछे खींच रहे हैं फिर लगा रहे हैं, तो ऐसे कर करके धीरे धीरे इंजेक्शन को लगा देते हैं। ये लगा दिया। ठीक है, ये एनेस्थीसिया लगा रहे हैं। अब एनेस्थीसिया लगाने के बाद यहाँ की जगह क्या हो जाती है, बिल्कुल सुन्न हो जाती है, वहाँ पे दर्द का पता नहीं चलेगा। ये एनेस्थेटिक लगा चुके हैं। अब नेक्स्ट मैंने बताया था भी आपको, एक ब्लेड से थोड़ा सा कट लगाया जाता है, बिल्कुल मामूली सा, कि भाई अपना जो कैथेटर होता है वो अंदर इंसर्ट हो सके। ये थोड़ा से कैथेटर इंसर्ट कर रहे हैं। ठीक है, विद सिरिंज और विद वाल्व। ठीक है, हाँ 3 वे वाल्व होता है इसमें। ये देखिए, कैथेटर को इंसर्ट कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे अगर फ्लूइड आ गया तो क्या मानते हैं, कैथेटर बिल्कुल ठीक जगह पे लगा हुआ है। ये देखिए, ये फ्लूइड आने लग गया इसमें। अब इस फ्लूइड को एक बोतल इस ट्यूब के साथ कनेक्ट कर दी गई है। जो फ्लूइड लेंगे, ये वाल्व को क्लोज करेंगे, वाल्व को क्लोज करने के बाद फ्लूइड किधर जाएगा, बोतल में चला जाएगा। ठीक है, ये देखिए, ये निकाल ली नीडल को, ये नीडल को बाहर निकाल लिया। अब बचा क्या उसमें, कैथेटर। ठीक है, सेम एज कैनुले की तरह, कैनुले में भी नीडल निकाल लेते हैं अपन। ठीक है, ऐसे कैसे कि इसमें कैथेटर में से नीडल को निकाल लेंगे। अब ये वाल्व में सिरिंज लगा के फ्लूइड को खींचेंगे। ये वाल्व यहाँ से एक या तो बोतल का कनेक्ट कर दो। ठीक है, ये एस्पिरेट करेंगे अब इसको, प्लूरल फ्लूइड को, जो प्लूरल स्पेस में जो फ्लूइड भरा हुआ है उस फ्लूइड को एस्पिरेट करेंगे, बाहर की ओर खींचेंगे। अब ये देखो, खींच रहे हैं। ये वाल्व बंद कर दिया। ठीक है, ये वाल्व बंद करने के बाद इस फ्लूइड को क्या करेंगे, अगर फर्स्ट फ्लूइड होगा तो सैंपल के लिए भेज देंगे, और अगर सैंपल के लिए भेज चुके हैं तो फिर क्या करेंगे, इस फ्लूइड का कंटिन्यू बोतल में लेंगे। अब देखो, ये एक ट्यूब लगा रहे हैं, कनेक्टिंग ट्यूब। ठीक है, ये कनेक्टिंग ट्यूब को क्या करेंगे, ये किसी न किसी बोतल में डाल देंगे। उस बोतल में डालने के बाद ये कनेक्शन वैक्यूम कंटेनर, देखो ये कंटेनर ऐसा है जो अपने आप फ्लूइड को सक्शन करता है, मतलब खींचता है। ये फ्लूइड को अपने आप खींच लेगा, क्योंकि ये वैक्यूम टेनर कंटेनर है। देख रहे हो, ये फ्लूइड अपने आप इसमें आ रहा है। ये देखो, दिख रहा है आप लोगों को अच्छे से, ये फ्लूइड इसमें आ रहा है, क्योंकि ये वैक्यूम टेनर कंटेनर है। वैक्यूम टेनर कंटेनर बेटा वही होता है जिसमें वैक्यूम भरी होती है। वैक्यूम भरने के कारण जो बाहर किसी दूसरी चीज़ का फ्लूइड अपने अंदर खींच सके। ये देखो, आप ऐसे कैसे देख रहे हो, इसमें ये फ्लूइड इसमें कंटिन्यू आ रहा है, ये वैक्यूम टेनर में फील हो रहा है। ठीक है, ये
क्योंकि बॉडी फ्लूइड को अपन डायरेक्ट बाहर नहीं डाल सकते। अब ये थोरासिंथेसिस का प्रोसेस कंटिन्यू चलता रहेगा और ये ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। फिर वहाँ पे क्या करेंगे, बैंडेजिंग कर देंगे या ड्रेसिंग कर देंगे, ठीक है। ड्रेपिंग को हटा के वहाँ पे ये लगा दी टेप और ड्रेसिंग कर देंगे। हाँ, तो अब आपने ये देखा प्रोसीजर किस प्रकार से हुआ। एक प्रोसीजर किया अपन ने एक्सरे करके और एक प्रोसीजर किया था अपन ने सोनोग्राफी करके, ठीक है। तो अब प्रोसीजर करने के बाद अपन की क्या रेस्पॉन्सिबिलिटीज बनती है, नर्सिंग की क्या रेस्पॉन्सिबिलिटीज होती है, तो वो देखेंगे। सबसे पहले है ऑब्टेन ए चेस्ट एक्सरे टू इवैक्यूलेट द फ्लूइड लेवल। चेस्ट एक्सरे कराएंगे जिससे अपन को फ्लूइड का लेवल पता चल सके कि प्रोसीजर के पहले कितना फ्लूइड था और प्रोसीजर के बाद कितना फ्लूइड है। नेक्स्ट स्पेसिमेन हैंडिंग, फिल द ट्यूब्स विद द रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ प्लूरल फ्लूइड। सैंपलिंग के लिए अपन को स्पेसिमेन लेना है और ट्यूब को फिल करनी है प्लूरल फ्लूइड से, ठीक है। नेक्स्ट है चेक डेट ईच बोतल इज करेक्टली लेबल्ड बाय चेकिंग पेशेंट आइडेंटिफाई। जो भी बोतल में अपन फ्लूइड ले रहे हैं उस पे बोतल पे पेशेंट की आइडेंटिटी होनी चाहिए, जैसे नाम, डेट ऑफ बर्थ, मेडिकल रिकॉर्ड जो अपन लैब में भेजने वाले हैं, ठीक है। जिससे क्या होगा, पेशेंट का रिजल्ट ठीक आएगा। नेक्स्ट है डॉक्यूमेंट द प्रोसीजर, पेशेंट रेस्पॉन्स, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फ्लूइड एंड अमाउंट एंड पेशेंट रेस्पॉन्स टू फॉलो अप। प्रोसीजर के बारे में डॉक्यूमेंटेशन होनी चाहिए, पेशेंट की रेस्पॉन्सिबल होनी चाहिए, पेशेंट रेस्पॉन्स होना चाहिए, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फ्लूइड एंड अमाउंट, फ्लूइड कितना है, कितना अमाउंट है, इसके बारे में पता होना चाहिए। एंड पेशेंट रेस्पॉन्स टू फॉलो अप, और पेशेंट को फॉलो अप के लिए रेस्पॉन्स होना चाहिए। जिससे क्या होगा, जो ट्रीटमेंट दिया है तो उसके बारे में पेशेंट को अच्छे से पता हो। नेक्स्ट है प्रोवाइड पोस्ट प्रोसीजरल एनाल्जेसिक एज नीडेड। मतलब जो प्रोसीजर हुआ है उसके बाद में अगर जरूरत पड़े तो एनाल्जेसिक देनी है, मतलब उसको दर्द की गोलियां देनी है या दर्द की दवा देनी है। जिससे क्या होगा, उसका पेशेंट का इंसिजन साइट के बाद में जो पेन होगा उससे कम कर सके। नेक्स्ट है रेस्ट इन बेड फॉर अबाउट 2 आवर्स आफ्टर द प्रोसीजर। कम से कम प्रोसीजर के बाद 2 घंटे उसको आराम दे, जिससे क्या होगा, जो भी डिस्पनिया की दिक्कत आएगी या अदर कॉम्प्लिकेशंस आएगी उससे उसे कम कर सके। नेक्स्ट है ब्लड प्रोसीजर एंड ब्रीदिंग विल बी चेक्ड फॉर अप टू ए फ्यू आवर्स। कुछ घंटों तक उसका ब्लड प्रेशर या ब्रीदिंग चेक करते रहना है, जिससे क्या होगा, जो भी कॉम्प्लिकेशंस होगी उससे बचा जा सके। नेक्स्ट है मे रिमूव ड्रेसिंग बैंडेज अनदर डे और रिप्लेस इट इफ इट बिकम सोइल्ड और वेट। उसकी ड्रेसिंग बैंडेज कंटिन्यू चेंज करेंगे अनदर डे, मतलब एक दिन के बाद, ठीक है। जिससे क्या होगा, इन्फेक्शन से बचा जा सके। नेक्स्ट है रिज्यूम पेशेंट रेगुलर डाइट, और पेशेंट को रेगुलर डाइट के बारे में बताना है, जिससे क्या होगा, उसका वुंड जो है वो जल्दी जल्दी हील हो, ठीक है। ये आपका थोरासिंथेसिस प्रोसीजर समाप्त हुआ। थैंक यू, और बने रहिए शिवरानी के नर्सिंग कंटेंट के साथ। अब आएंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए एंड बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए, जिससे आपको नई वीडियो आने पर पता चल सके। धन्यवाद।